और किसी ईडी फीडी की औकात नहीं है। मैं तो बराबर कहता हूं, और जिन लोगों ने सुना होगा मुझे, मैं कहता हूं कि 2 इंस्पेक्टर भेज करके तो दिखा दो उस दरवाजे पर, और फिर देख लो क्या तमाशा होता है। ये किसी मोदी और शाह की औकात नहीं है जो बहन जी को डरा करके दिखा दे, लेकिन वो एक बैठा हुआ है। तो समाज की ताकत को शायद नहीं महसूस कर रही है। मान्यवर साहब पर बात करना 10-15 मिनट में ठीक वैसे ही है जैसे हजारों सालों की वेदना को 10 मिनट में कहना। ये हमारी अपनी पीड़ा है, और जितने लोगों को अभी हमने सुना और जो हमारी बातचीत हुई उससे बहुत सारे पुराने प्रसंग रिकॉल हो रहे थे। अब मैं थोड़ी समीक्षात्मक बात करूंगा, और इसलिए कि पेशे से अध्यापक हूं, और दूसरा जो विषय है हमारा, आज लोकतंत्र जहां पहुंच गया है, लोकतंत्र को तो मोदी जी ने वनतारा में तब्दील कर दिया है, जो अंबानी और अडानी की बपौती है, और हम बाहर बैठ करके उस चिड़ियाघर को देख रहे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी को जिस व्यक्ति ने वाइब्रेंट बनाया उसका नाम मान्यवर कांशीराम है, जो इस देश के बाबा साहब अंबेडकर के बाद आधुनिक भारत में, मैं उन महापुरुषों को कतई भूल नहीं रहा हूं, तो आधुनिक भारत में दूसरा बहुजन नायक बाबा साहब के बाद जिस व्यक्ति ने समाज को सिर्फ पढ़ा ही नहीं बल्कि समाज के भीतर वो चेतना पैदा की कि उसे कैसे संगठित होना है और कैसे बाबा साहब के मिशन तक पहुंचना है। वो कांशीराम जी जो पंजाब से निकल करके पूना पहुंचते हैं, वो पूना जो ज्योतिबा फूले साहब, सावित्रीबाई उनकी अपनी कर्मभूमि है, और वहीं पर जो घटनाक्रम हुआ वो उस सबसे आप वाकिफ हैं। वहां से जो कांशीराम जी ने बाबा साहब को पढ़ना शुरू किया और जो उन्होंने सोचा है, तो हमें जो मान्यवर साहब से सीखना है कि पहला जो उन्होंने संकल्प किया कि असल में हमें करना क्या है, बाबा साहब को पढ़ना और घर पर वो चिट्ठी भेजना, लंबी चिट्ठी, कि अब हम लौट करके नहीं पहुंचेंगे, ना शादी करेंगे, ना घर परिवार बनाएंगे। कांशीराम जी की मां पहुंचती हैं मनाने के लिए, और हर मां ये चाहती है कि बेटा अगर नौकरी से लग गया है तो घर परिवार बसाए। लेकिन कांशीराम है कि रात में सिर्फ पढ़ रहे हैं, मां को नहीं मालूम है कि क्या। तो मां ने पूछा कि कसिया, इन किताबों में ऐसा क्या लिखा है जो तू रात रात भर जाग करके पढ़ता है। कांशीराम जी ने जवाब दिया कि मां, इसमें सत्ता की चाबी है। बाबा साहब को पढ़ रहे थे और जीवन में तय किया कि घर ही लौटना ही नहीं है, परिवार बनाना ही नहीं है, बल्कि कभी संपत्ति भी इकट्ठी नहीं करनी है। 9 अक्टूबर 2006 को जब मान्यवर साहब इस दुनिया से विदा हुए, तो वही शायद अटैची उनके पास होगी जो वो लेकर के चलते थे, जिसमें एक जोड़ी कपड़ा होता था। कभी कुछ नहीं जोड़ा, और इतने गरीब समाज से, जो वंचित समाज, जो दिन भर किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करता है और शाम को
खाता है, उन लोगों से भी चाराना आठाना उन्होंने चंदा वसूल किया। लेकिन वो मादा था। मुझे एक घटना याद आती है पूर्वांचल की। जब मानवर साहब वहां बात करके आए तो वो जो महिलाएं थी जो खेत काटने के लिए जाती थी, रोज एक पूरा बचा करके रखती थी और उसको कूटने के बाद बेच करके 1 रुपया मानवर साहब के लिए रखती थी। ऐसे ये मिशन खड़ा हुआ है। उन्होंने जिस बात को समझा कि आजादी के बाद जहां संविधान ने, बाबा साहब अंबेडकर ने या उस दौर की राजनीति ने जहां पहुंचा दिया, राजनीतिक आजादी तो मिल गई। और खुद बाबा साहब अंबेडकर ने 25 नवंबर 1949 के भाषण में जो कहा था कि 26 जनवरी 1950 को हम राजनीतिक रूप से एक होने जा रहे हैं। एक वोट, एक व्यक्ति और एक मूल्य। आज चाहे रिक्शे वाला हो, चाहे मजदूर हो या अंबानी और अडानी हो, सबको लाइन में लग करके वोट डालना और हर वोट की कीमत एक है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है सोशल डेमोक्रेसी की, आर्थिक समानता की, सामाजिक लोकतंत्र की सबसे बड़ी चुनौती इसलिए कि जिस समाज में हजारों साल से वो भेदभाव, शोषण, अन्याय व्याप्त रहा हो, जिस ब्राह्मणवाद ने एक बड़े समाज को अशिक्षित बना करके रखा, निरीह बना करके रखा, कमजोर बना करके रखा, उस समाज को अगर वो अवसर नहीं दिया गया, अगर सामाजिक रूप से उसे मुक्त नहीं किया गया, तो ये जो राजनीतिक आजादी है, ये जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, ये खतरे में पड़ जाएगी। मानवर साहब के सामने वो चीज थी। उन्होंने देख लिया था 10-15 साल के भीतर ही। और ये अजीब इत्तेफाक है, बाबा साहब का सार्वजनिक जीवन भी 40 साल का। मैं अभी बैठे बैठे जोड़ रहा था, 1916 से लेकर के और 1956 तक। और मानवर साहब का जरा जीवन देखिए, 1965 से लेकर के 2006 तक, करीब करीब 4 दशक दोनों लोगों को मिला। बाबा साहब को वो अवसर नहीं मिला कि वो राजनीति में उतनी बड़ी ताकत पैदा करते। उनके सामने बड़ी चुनौतियां थी। जो लोग ये कहते हैं कि बाबा साहब राजनीतिक रूप से असफल हो गए, मैं कतई सहमत नहीं हूं। वो क्या क्या करते उन 4 दशक में, शैक्षिक क्षेत्र में करते, सामाजिक क्षेत्र में करते, राजनीतिक क्षेत्र में करते, धार्मिक क्षेत्र में करते। उन्होंने जो किया, जो सैद्धांतिक रूप से समाज को समझ करके जो लिख दिया, जो किताबें लिख दी, और जाते जाते 2-3 बातें मूल रूप से कि एक तो राजनीति का भी उन्होंने इशारा कर दिया, आरपीआई का गठन करके, धर्मांतरण करके भी उन्होंने समाज की दिशा को तय कर दिया कि कहां जाना है, कहां से यह मुक्ति संभव है। और जब धर्मांतरण पर मैं विचार करता हूं तो आज मुझे जो दिखता है, मुझे लगता है कि बाबा साहब से ज्यादा दूरदर्शिता उस दौर में किसी भी पॉलिटिशियन के पास नहीं थी, इंक्लूडिंग गांधी और नेहरू, लोहिया। और ये नाम मैं इसलिए ले रहा हूं कि ये उस समय के बहुत प्रबुद्ध नाम है, जो सब विदेश से पढ़ के आए थे। लेकिन बाबा साहब ने उस समय, और वो लंबी यात्रा है, 21 साल इंतजार किया उन्होंने। वो चाहते तो 1935 में ही बौद्ध धर्म ग्रहण कर सकते थे, लेकिन अपने समाज को तैयार करने के लिए, और ये बात खुद मानवर साहब कह रहे हैं,
21 साल तक उन्होंने समाज को तैयार किया उसके लिए, हकीकत दिखाई। और जब धर्मांतरण किया तो उससे भी आप लोग वाकिफ हैं, जब सब पढ़े लिखे लोग हैं। मैं जिस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि बाबा साहब ने उस समय इस बात को समझ लिया था कि जो सावरकर और हेडगेवार का हिंदुत्व है, ये आगे चल करके एक बड़ी चुनौती बनने जा रहा है। बहुत सारी थ्योरी है कि बाबा साहब ने क्यों बौद्ध धर्म ग्रहण किया, वो भी आप सबको पता होगी। लेकिन जब आप प्रतिक्रांति किताब पढ़ते हैं तो बाबा साहब बहुत स्पष्ट रूप से लिखते हैं कि इस देश में क्रांति और प्रतिक्रांति का एक इतिहास रहा है। हिंदुज्म और बुद्धिज्म के बीच एक संघर्ष रहा है, और बाबा साहब ने यह महसूस कर लिया था कि आगे चल करके ये जो अभी हिंदुत्व है ये बड़ी ताकत बनेगा, और उसके सामने अगर कोई डट करके खड़ा होगा तो ये बुद्धिज्म खड़ा होगा। और आज ये डंके की चोट पर कहने की जरूरत है कि अगर आज के संघी हिंदुत्व का कोई मुकाबला कर रहा है तो वो सिर्फ अंबेडकर बात कर रहा है। और मान्यवर साहब ने जो नारे दिए, आज इस देश में भले ही वो दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बन गया हो या वो प्रधानमंत्री बन गया हो, लेकिन उसकी भी हिम्मत नहीं होती है कि बाबा साहब का नाम लेकर के कभी कोई मिसबिहेव कर दे। किया था ना अभी कुछ दिनों पहले मान्यवर साहब ने जो नारा दिया जय भीम के सामने, हालत खराब होती है उस नारे की जो मस्जिदों के सामने लगाए जा रहे हैं। कभी हमारे सामने लगा करके दिखा दो तो औकात समझ में आ जाए। ये नारा वो ताकत देता है जो मान्यवर साहब दे करके गए थे। आज अगर किसी रंग के सामने ये डरते हैं तो ये है, सारे रंग हल्के हैं इसके सामने, और ये समानता का रंग है, और इनको समानता से ही सबसे ज्यादा दिक्कत। तो मान्यवर साहब ने बाबा साहब को जो पढ़ा उसको सामाजिक धरातल पर अप्लाई किया, और उन्होंने कहा भी बहुत हल्के अंदाज में कि बाबा साहब ने तो किताबें इकट्ठी की, मैंने समाज को इकट्ठा किया। और समाज को कैसे इकट्ठा किया? निकले कांशीराम जी, पहले समझा समाज को, और आप तमाम लोग उनके साथ रहे हैं, इसलिए आप लोगों के सामने मैं बहुत छोटा हूं और जो बात कर रहा हूं। समाज को उन्होंने कैसे समझा, और इस देश में आजादी के बाद अगर कोई समाज का असली कोई चितेरा पैदा हुआ है तो वो मान्यवर कांशीराम जी। और आपको आश्चर्य होगा, या बहुत सारे लोग तो समझते होंगे कि आज जो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का खेल है वो समूचा मान्यवर साहब के फॉर्मूले पर चल रहा है। हम भूल गए, हमने छोड़ दिया, लेकिन उन्होंने पकड़ लिया। तो कैसे लोगों को उस राजनीतिक लोकतंत्र की ताकत का एहसास कराया जाए? और होता ये था कि वोट बिकता था, वोट लुटता था। बाबा साहब ने तो कह दिया था कि अब हमने रानियों की नसबंदी कर दी है, अब राजा तो मतपेटी से पैदा होगा, रानी के पेट से पैदा नहीं होगा। लेकिन ये देश तो सामंती है, तो वोटों को लूटा भी जा रहा था और उनको खरीदा भी जा रहा था। मान्यवर साहब से किसी ने कहा कि हमारा तो 2 रुपए में बिक जाता है, और मैं उस समाज को कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, उस व्यक्ति को। जो लोग आज कह रहे हैं कि वो 5 किलो राशन में बिक रहा है, जरा उसकी मजबूरी जाकर के देखिए। और जिनको चिंता यह है कि वो कैडर क्या कर रहा है, वामसेप का कैडर मैंने अभी इन 2 साल में लखनऊ में एक मोटरसाइकिल में बिकते हुए देखा। मैं बात में बहुत पीड़ा के साथ कह रहा हूं। जो अभी आपने कहा था ना कि काम करवाने वाला भी चाहिए,
वो क्या करेगा? जिसने अपने पूरे जीवन को दे दिया मान्यवर साहब को, समाज के लिए, मिशन के लिए, पार्टी के लिए, अगर उसके पास कोई काम करने के लिए भी नहीं है, घर में उसके लिए अनाज नहीं है, दाम नहीं है, रोजगार नहीं है, तो वो क्या करेगा? हमने देखा कि उन्होंने अगर 100 लोगों को ट्राई किया तो 40 लोग हमारे बिके, जिनको एक एक मोटरसाइकिल दी गई, 5-5 हजार रुपया दिया गया और कहा गया कि सारा वोट लेकर के बीजेपी की तरफ आई। मैं उसको दोष नहीं देता समाज को। मान्यवर साहब उस चीज को पकड़ते थे कि कैसे डेमोक्रेटिक ताकत का एहसास कराना है। जब लोगों ने कहा कि वो तो बिक जाता है, उन्हें मालूम था कि अब हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, तो उन्होंने जहां कनेक्ट किया, उन्होंने लोगों से कहा कि वोट बेचना ठीक वैसे ही है जैसे अपनी बहू बेटी की इज्जत बेचना, ये नहीं बेचना है। और उनका जो नारा था कि पहले मतदान फिर जलपान, इस देश की एकमात्र पार्टी थी, एकमात्र संगठन था जिसके इतने कहने पर दिन भर भूखे प्यासे लोग काम करते थे। कोई और पार्टी हो तो बताइए, आज की भी नहीं। ये जो झंडे और डंडे लेकर के घूमते हैं, इनको भी बहुत मोटी रकम मिलती है। लेकिन यह सवाल तब खड़ा होता है जब लखनऊ की यूनियन बैंक में बीएसपी के खाते में 104 करोड़ रुपया होता है और हमारा कैडर एक मोटरसाइकिल में बिक जाता है। तब यह सवाल खड़ा होता है। समझना पड़ेगा उस चीज को कि मान्यवर साहब का जो मिशन था, जो संघर्ष था, जो सपना था, वो क्यों टूट गया, क्यों बिखर गया। और डेमोक्रेसी जो वो लेकर के आए थे, उन्होंने सबसे पहले SC ST OBC माइनॉरिटी का कर्मचारियों का संगठन बनाया। जो लोग कहते हैं इतने सारे संगठन बन रहे हैं, संगठन ढेर सारे बनना ये समाज की कमजोरी है। होना तो ये चाहिए कि हम संगठित रूप से एक जगह हों, लेकिन जब समाज दिशाहीन होने लगे तो वो क्या करेगा? ऐसे ही संगठन बना करके खड़ा करे। उसे कोई मान्यवर कांशीराम नहीं मिल रहा, वो तो तलाश में है। और मैं पूरी शिद्दत के साथ यह कह रहा हूं कि इस देश का बहुजन समाज, तो मैं थोड़ा ज्यादा कह रहा हूं, लेकिन दलित समाज आज भी वहीं पर खड़ा हुआ है। बस वो देख रहा है कि कब आप कहो कि हम हैं। समाज का दोष नहीं, आज भी वहीं देख रहा है। जरूरत उस बात की है कि उसके एस्पिरेशन को समझा जाए। मान्यवर साहब के सामने जो डेमोक्रेसी थी, उसमें एक तरफ अपर कास्ट है, राजे महाराजे हैं, जमींदार हैं, सामंत हैं, उनकी राजनीति चल रही। PM CM साहब वहीं से। मान्यवर साहब ने कहा कि वोट से लेंगे PM CM और आरक्षण से लेंगे SPDM लेंगे। ये हमारा अधिकार है। उस अधिकार से लोगों को जगाना, उसको चेतना संपन्न बनाना, ये एहसास कराना, वो उन्होंने काम किया कि ये जो हाशिए का समाज है, डेमोक्रेसी तो असल में, जो हमारे वक्ता ने कहा था कि वो दलितों, पिछड़ों, गरीबों के लिए होती है, वो धन्ना सेठों के लिए थोड़ी। इस देश में डेमोक्रेसी को जितना मजबूत किया है, वो इस देश के सबसे गरीब तबके ने किया। और इत्तेफाक से हम सबसे गरीब, आज मुस्लिम की वो हालत। सबसे ज्यादा जो डेमोक्रेसी को प्रेम करता है, जिसके लिए वो काम करता है, वो यही गरीब वंचित तबका है, हाशिए पर खड़ा हुआ दलित बहुजन तबका है। लेकिन आज जो स्थिति है, मान्यवर साहब का जो कारवां जो उन्होंने किया, समाज को संगठित किया और स्टेप बाय स्टेप चले। सबसे पहले वो पार्टी पर नहीं आते। जो सरकारी कर्मचारी थे, जो जानते थे कि ये सबसे बड़ी ताकत हमारी हो सकती है। बाबा साहब थोड़ा चिंतित थे, कई बार गुस्सा भी हो जाते थे,
और एक नौजवान से कहा भी था उन्होंने, जो आईएएस हुआ, बाबा साहब ने बुलाया तो उसको लगा कि शायद चंदे के लिए बुलाया होगा। बाबा साहब के आवास पे आया, वो नौजवान आता है, बाबा साहब ने पूछा कि गांव जाते हो? हाँ कभी कभी। बाबा साहब ने कहा जाया करो, ज्यादा जाया करो। वो फिर अपना अखबार पढ़ने लगे, तो उसने सोचा कि कुछ अभी और कहेंगे, कहा कि बाबा साहब कुछ और नहीं कहा, तुम जाओ, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया कि जब तुम आईएएस हो और अपने गांव जाओगे, गाड़ी से जाओगे, नीली बत्ती से जाओगे, तो जो पानी से कपड़े धुलने वाली मां होगी वो तुम्हारे भीतर देखेगी कि मेरा बच्चा भी डीएम बन सकता है। जो किसान देखेगा कि हमारा बच्चा भी डीएम कलेक्टर हो सकता है। ये मन जो बाबा साहब चाहते थे उसको हकीकत में तब्दील किया जमीन पर मानवर साहब ने। और उन समाजों को, उसमें दलित भी था, पिछड़ा भी था, माइनॉरिटी भी था, और 1585 की बात कर रहे थे, डंके की चोट पर कर रहे थे, निडर होकर के कर रहे थे। और वो नारा भी लगा था जो आज लगा दिया जाए तो शायद एफआईआर हो जाए। तब नारा लग रहा था। वो ताकत कौन सी थी? वो ताकत थी समाज की, वो ताकत थी लीडर की। और इसका एहसास उन्होंने एक बार नहीं कई बार कराया। कभी परवाह नहीं की कि मीडिया वाले क्या लिखेंगे, अखबार वाला हमको छाप रहा है कि नहीं छाप रहा है, इंटरव्यू हमारा लेगा कि नहीं लेगा। जब समाज की ताकत होती है तो फिर कोई मीडिया की जरूरत नहीं। और जो आप लोग करते रहे हैं जीवन में, कि जाना, लोगों से मिलना, बाबा साहब के विचारों को पहुंचाना वहां तक, फिर किसी मीडिया की जरूरत नहीं है। फिर कोई 5 किलो राशन में बिकने वाला नहीं है अगर आप वहां तक पहुंचा रहे हैं बात को। वो बात मानवर साहब जहां से खत्म करते हैं अपनी पारी, जहां उनकी जीवन यात्रा खत्म होती है, उसके अगले साल बीएसपी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का मौका मिला। और जिस हाथी की बात हो रही थी, ये बाबा साहब अमेरिका से सोच करके लाए थे। ये जो हाथी चुनाव निशान था वो दरअसल रिपब्लिकन पार्टी का चुनाव निशान था, अब्राहम लिंकन की पार्टी का चुनाव निशान था, जिसने गुलामी को खत्म किया था। उससे बाबा साहब ने आरपीआई महाराष्ट्र में जब गठन किया तो उसको बनाया, और मान्यवर साहब वो लेकर के आए थे। और शायद मान्यवर साहब ने भी नहीं सोचा होगा कि ये नारा लगेगा कि हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये उन्होंने नहीं सोचा होगा। पार्टी से सारे लोग निकाल दिए जाते हैं, और आरएसएस का वो बैठा हुआ है अभी तक वहां। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं, मैं लखनऊ में यही बैठा हूं। वो क्यों नहीं निकला आज तक? सारी पार्टी भीतर से खोखली हो गई। रोज डराया जाता है उनको, मुझे मालूम है। और ये सार्वजनिक मंच है, अगर कहिए तो अकेले में बात करके हम बता देंगे काहे काहे से डर लगता है, क्या क्या गुमराह किया गया। एक भी गमला नहीं है उनके घर में, क्यों नहीं है? तो जब तक आप अपनी समीक्षा नहीं करेंगे, मैं कह रहा हूं कि यह समाज अभी भी बैठा है और किसी ईडी फीडी की औकात नहीं है। मैं तो बराबर कहता हूं, और जिन लोगों ने सुना होगा मुझे, मैं कहता हूं कि 2 इंस्पेक्टर भेज करके तो दिखा दो उस दरवाजे पर, और फिर देख लो क्या तमाशा होता है। ये किसी मोदी और शाह की औकात नहीं है जो बहन जी को डरा करके दिखा दे, लेकिन वो एक बैठा हुआ है। वो समाज की ताकत को शायद नहीं महसूस कर रही है कि अगर हम 90 के दशक की राजनीति के बारे में ही बात करेंगे तो शायद उस तरह से पॉलिटिकली सक्सेस नहीं हो सकता। राजनीति 2025 में आ गई है, और जिसका फायदा उठाया और मान्यवर साहब के फॉर्मूले को लिया पूरे तरीके से। डेमोक्रेसी का जो पावर स्ट्रक्चर है वो ऊपर से नीचे की तरफ जाता है समय के साथ। जो सामाजिक न्याय की राजनीति शुरू हुई थी 90 के दशक में, उस सामाजिक न्याय की राजनीति ने अपने अपने मठ बना लिए। उन्होंने उस पावर को नीचे फ्लो नहीं होने दिया। तो वो तमाम जातियां
अब हम ये कहें कि नहीं साहब हम तो दलित ही हैं, दलितों में भी ढेर सारी जातियां हैं, हाँ एलिट भी है तो और वो जातियां जिन्होंने अभी तक पॉलिटिकली वो महत्ता नहीं महसूस की थी। संघर्ष तो मनवर साहब के साथ कुछ कर रहे थे, वो बेचारे संघर्ष करने की स्थिति में भी नहीं थे, वहां तक वो कारवा पहुंचा ही नहीं था। मानवर साहब को जहां तक पहुंचना था वहां तक उन्होंने पहुंचाया। लेकिन अगर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में कहूं तो 56 जातियां हैं एससी की, 6 जातियां आपको दिखती हैं, 50 जातियां जो हैं उनको वो पावर का एहसास ही नहीं कराया गया। वो पावर का एहसास किसने कराया? जिसने कराया वो पहुंच गया। नहीं, अभी ये 50 की मैं बात कर, उन्होंने कराया, उन्होंने लिया, उन्होंने मुखौटे पैदा किए, चमचे पैदा किए अपने यहां, अब वो लेकर के चले गए। तो ये समझने की, ये दरअसल डेमोक्रेसी का और ज्यादा वाइब्रेंट रूप और जो पावर है उसका फ्लो और नीचे हो रहा है। अति पिछड़ी जातियां या जो दलितों की बहुत कमजोर जातियां हैं, जब तक उनको आप साथ नहीं जोड़ेंगे तब तक बाबा साहब का मिशन या मनवर साहब का कारवा पूरा नहीं हो सकता। हमें उनको अपने हृदय से लगाने की जरूरत है। हम क्यों नहीं करेंगे? वाल्मीकि समाज के साथ क्यों हम नहीं खड़े होंगे? हम मुसहर समाज के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? कंजर समाज के साथ क्यों नहीं खड़े होंगे? हम मानवर साहब ने तो इतना इतिहास दे दिया, इतना लिटरेचर सृजित किया, इन तमाम जातियों के इतिहास को हमें दिया, लेकिन हम शायद वहीं रुक गए। वो जो सत्ता होती है ना, सत्ता आने के बाद वो मिशन और कारवा रुक गया और हम भटक गए। जरूरत उसको फिर से आगे बढ़ाने की है, और मैं ये कतई नहीं कह रहा हूं कि अब वो आ नहीं सकता वापस। लोग आज पहले से ज्यादा प्रताड़ित हैं, लोग आज ज्यादा आपकी तरफ उम्मीद लगा करके देख रहे हैं, लोग ज्यादा चाहते हैं कि काश, अभी आकाश को लेकर के लोकसभा चुनाव के पहले दिल्ली के कम से कम 5 पत्रकारों ने मुझसे फोन करके पूछा कि मैं तो नाम ले लेता हूं कि आकाश भारी पड़ेंगे चंद्रशेखर पर क्या? मैं कहा लग रहा है। तो जो नौजवान उम्मीदें पैदा कर रहा था, अब हमें नहीं समझ में आता। मैं तो लखनऊ में 18 साल से हूं, लेकिन मेरा कभी कोई न संपर्क रहा, न कभी मुझे बुलाया गया। मैं गया जरूर, लेकिन कभी मिल नहीं पाया। तो मुझे नहीं मालूम है कि क्यों निकाला गया, लेकिन उम्मीदें वो नौजवान पैदा कर रहा है। मैं इतना जरूर कह सकता हूं, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर भी और एक समाज के व्यक्ति के तौर पर भी, तो जरूरत उस चीज को फिर से शुरू करने की है। और ये समाज ना रुका है, समाज ना झुका है, न कभी झुकेगा। और मैं ये जानता हूं कि आज की ये गोष्ठी भी उसी कारवां का हिस्सा है। और मानवर साहब का वो जो सपना था, बाबा साहब का जो मिशन था, वो आज नहीं तो कल पूरा जरूर होगा, क्योंकि वक्त बदल सकता है लेकिन हालात वक्त भी बदल सकते हैं। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।